हेलो दोस्तों, मैं आचार्य सुरेंद्र कौशिक शास्त्री। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य सुरेंद्र पे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं HSSC द्वारा पूछे गए आज तक के सारे क्वेश्चन। हमारे जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हम लेके आए हैं हिंदी के। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना आगे भी बहुत ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, और पहला क्वेश्चन क्या है, सज्जन का विलोमार्थक क्या होगा। सज्जन जो शब्द है उसका विलोम क्या बनेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो सज्जन शब्द है ना, उसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिए हैं ठग, दुर्जन, कपटी और कुटिल। मगर यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा दुर्जन, अर्थात हमारा दुर्जन जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया है, निम्न पंक्तियों में रस बताना है कौन सा है। अर्थात जो पंक्तियाँ दी गई है उसमें रस आपको बताना है कौन सा है। और पंक्तियाँ हैं, रस है कि, जस है कि, तन है कि, मन है कि, प्राण है कि, प्यारी है। और ऑप्शन दिए हैं, अद्भुत रस, शांत रस, विरस या श्रृंगार रस। यहाँ पे वीरस की जगह वीर रस है, ई की मात्रा बड़ी होनी चाहिए। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा रस इसके अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे ना, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि रस है कि, जस है कि, तन है कि, मन है कि, प्राण है कि, प्यारी। अर्थात यहाँ पे प्यार स्वरूप किसी के सौंदर्य को समझ ही नहीं पा रहा कवि, तो यहाँ पे श्रृंगार रस होगा। क्योंकि जहाँ पर ऐसा वर्णन होना प्रेम का, रति का, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो ऑप्शन घ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है अशुद्ध जो वर्तनी है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य जो शब्द है वो गलत लिखा है, या पोषक शब्द गलत लिखा हुआ है, या जीर्णोद्धार शब्द गलत लिखा हुआ है, या निरपेक्ष शब्द गलत लिखा हुआ है। हमें अशुद्ध देखना है कौन सा इसमें से। तो जो हमारे शब्द हैं उसमें से अगर देखा जाए अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, तो आपको दिखाई देगा जीर्णोद्धार शब्द होता है, जीर्णोद्धार, मगर यहाँ पे लिखा है जीर्णोद्धार। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग है वो आंसर बन जाएगा, क्योंकि ग जो ऑप्शन है जीर्णोद्धार वो अशुद्ध है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि अलंकार कौन सा है। अलंकार कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अलंकार कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिएगा। 2 सेकंड अभी देखिएगा, अलंकार कौन सा है बताने की कोशिश कीजिएगा। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर। ठीक है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है, अविभाव अलंकार है, द्विगु अलंकार है, या द्वंद्व अलंकार है। कौन सा अलंकार है। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, तो यहाँ पे बताइएगा। वैसे भी अगर ध्यान दोगे तो द्विगु, अविभाव और द्वंद्व ये अलंकार नहीं होते हमारे। यहाँ पे ये अलंकार है यमक। ठीक है, तो आंसर बनेगा दोस्तों यमक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट पंक्ति ये मिलती है, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अर्थात यहाँ पे दो बार मन का आता है ना, तो दोनों मनकों का अर्थ अलग अलग होता है। और यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में यही चीज़ पाई जाती है कि शब्द अगर बार बार आया हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो हमारे पास जो अलंकार है वो यमक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं नायक। और नायक शब्द पूछा गया, नायक शब्द में संधि कौन सी है। नायक शब्द में संधि पूछी गई है कौन सी है। तो नायक शब्द में संधि अगर देखी जाए तो नई प्लस अक बनता है और अयादि संधि बन जाती है। कौन सी बन जाती है दोस्तों, अयादि संधि बन जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है, ये बताना है आपको। तो अनुप्रास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, या उपमा है। कौन सा अलंकार है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। आपको पता है दोस्तों, जहाँ पर एक ही समान वर्णों की आवृत्ति हो ना, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो HSC ने पूछा था, और ये क्वेश्चन था छाती पर मूंग दलना मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या होगा। छाती पर मूंग दलना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या होगा। देखिएगा ऑप्शन के अनुसार और बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपके अनुसार क्या आंसर होगा। कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, या पास रहकर दुख देना। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि छाती पर रहकर अर्थात नज़दीक रहकर मूंग दलना, ठीक है, अर्थात दुख देना, तो यहाँ पे रहेगा पास रहकर दुख देना। तो ऑप्शन घ हमारा आंसर हो जाएगा, पास रहकर दुख देना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा समास है कर्मगत। ठीक है, तो कर्मागत शब्द है, और यहाँ पे जो समास है वो पूछा गया है कौन सा है। तो बताने की कोशिश कीजिएगा कौन सा है, कोशिश कीजिएगा बताने की कि कर्मागत शब्द है जो उसमें समास कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययभाव। दोस्तों यहाँ पे आंसर जो है वो तत्पुरुष बनेगा। तत्पुरुष समास है, कर्म से आया हुआ, कर्म के द्वारा आया हुआ। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको चुनना है। ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाएगा। ऊपर की ओर जाने वाला क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, और ऊपर की ओर जाने वाले के लिए ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं। गगनचुंबी कहलाएगा, आरोही कहलाएगा, ऊर्ध्वगामी कहलाएगा, या परमुखापेक्षी कहलाएगा। ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाएगा। दोस्तों एक तो होता है हमारा शब्द ऊर्ध्वगामी और एक होता है अधोगामी। ऊर्ध्वगामी का अर्थ होता है ऊपर की तरफ जाने वाला, और शब्द होता अधोगामी। अगर शब्द होता अधोगामी तो हम इसको क्या बोलते, नीचे की तरफ जाने वाला। ऊर्ध्वगामी का अर्थ होता है ऊपर की तरफ जाने वाला। तो हमारा ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 HSC ने क्या पूछा था, आरोह का विलोम क्या है। आरोह, ठीक है, अब सभी को पता है आरोह का विलोम, क्योंकि आपने ना बचपन में भी पढ़ा होगा आरोह, है ना। तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो यहाँ पर वही कि आरोह का विलोम क्या बनता है। आरोह का विलोम क्या बनता है, तो आरोह का विलोम बनता है अवरोह। इसीलिए आरोही क्रम का अवरोही क्रम। आपने पढ़ा था ना, आरोही चढ़ते हुए क्रम और अवरोही उतरते हुए क्रम, मैथ में पढ़ा होगा 5वीं 6वीं क्लास में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पंचानन शब्द में कौन सा समास है। पंचानन शब्द में समास पूछा गया है कौन सा। तो बताने की कोशिश कीजिएगा कि पंचानन शब्द में समास कौन सा है। बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्विगु है, या कर्मधारय है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो समास बनेगा ना आपका बनेगा बहुव्रीहि समास। हाँ, अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में ना होता तब आप इसको द्विगु मान सकते थे, मगर जब तक बहुव्रीहि ऑप्शन में है तब तक आप इसको बहुव्रीहि ही मानोगे पंचानन में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, और पूछा गया है चय वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। अर्थात चय वर्ग का पूरे चय वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना है कि चय वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने हैं, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, या ओष्ठ है। तो दोस्तों ई छोटी हो या ई बड़ी हो, और चय वर्ग ये जो है ना ये तालु के द्वारा बोले जाते हैं। ईचु यशाणाम तालु, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। तो चय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा, अर्थात मुंह के तालु वाले हिस्से से इसको उच्चारित किया जाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, भौतिक का विलोम शब्द क्या है। अर्थात भौतिक जो शब्द है उसका विलोम क्या बनेगा। दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बड़ा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो देखिए हमें पता ही नहीं चलता कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं किस एग्जाम में। तो इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन डाले गए हैं। तो 13वां क्वेश्चन है, भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी से देख के बताइएगा कि भौतिक का विलोम क्या होगा।
दोस्तों भौतिक का जो विलोम होगा वो होगा आध्यात्मिक। क्यों? क्योंकि भौतिक बोलते जो भौतिक अर्थात इस संसार में हो रहा है, और आध्यात्मिक बोलते जो संसार से बाहर का, वो आध्यात्म का जो विषय हो। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत पर्यायवाची छांटिए। यहाँ पे पर्यायवाची दिए हुए हैं, इनमें से एक ऐसा पर्यायवाची है जो आपस में मैच नहीं करता, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन है वारिधि, सिंधु, वारिद और वारिश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप बताइएगा जल्दी से कौन सा आंसर बनने वाला है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका बनने वाला है वो है वारिश। क्या बनने वाला है? वारिश। क्योंकि वारी शब्द जल के लिए आता है, तो वारिद का अर्थ है वारी को देने वाला अर्थात वही बादल। वारिधि वारी को धारण करने वाला अर्थात बादल। और सिंधु भी किसके लिए आता है? वारी के लिए आ जाता है, अर्थात ये सिंधु के और बादल के पर्यायवाची बना। बट बारिश जो शब्द है ना वो नहीं बनता। बारिश होता है कि उसका आगे जो वारिस है कौन है, अर्थात संभालने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल अलग शब्द हो जाएगा और यही हमें बताना था। तो ऑप्शन घ जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल रूप से प्रत्यय के प्रकार हैं। जो प्रत्यय होता है ना वो कितने प्रकार का होता है मूल रूप से? एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का या चार प्रकार का? तो यहाँ पे मूल रूप से प्रत्यय के प्रकार अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको पता होना चाहिए हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मूल रूप से? दो प्रकार के, है ना। कौन कौन से? तद्धित और कृदंत। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। वैसे तीन होते हैं हमारे। एक स्त्री प्रत्यय होता है, मगर स्त्री प्रत्यय ना मूल रूपों में काउंट नहीं होता, इसलिए हम कृदंत और तद्धित को मूल दो प्रकार के क्या मानते हैं? प्रत्यय मानते हैं। उसके बाद चलते हैं अशुद्ध वर्तनी का चयन करो। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया कि अशुद्ध जो वर्तनी है उसका चयन करना है। अल्पसंख्यक, विधि, योद्धा या विभक्त। कौन सी वर्तनी अर्थात कौन सी स्पेलिंग जिसको आप बोलते हो वो अशुद्ध लिखी हुई है? क्वेश्चन नंबर 16 है भाई। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे शब्द है ग। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। यहाँ पे लिखा हुआ योधा। योधा शब्द नहीं होता दोस्तों, योद्धा शब्द होता है, द और ध। ठीक है, तो योधा शब्द नहीं होता, योद्धा शब्द होता है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इसने यही पूछा था कि गलत कौन सा लिखा हुआ है, तो हमारा यही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ग, योद्धा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 17, उन्मीलन का विलोम क्या होगा? उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि उन्मीलन का विलोम प्रत्यागमन होगा या आवाहन होगा या सम्मेलन होगा या निमीलन होगा। शब्द है हमारा उन्मीलन। उन्मीलन का विलोम बनता है दोस्तों निमीलन। घ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है द्रव का पर्यायवाची है। द्रव किसे कहा जाता है? द्रव के पर्यायवाची कौन कौन से बनेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा आंसर सही रहेगा। द्रव। द्रव किसको बोलते हैं दोस्तों? घमंड को, अहंकार को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तिरस्कार है, अहंकार है, गर्व है और स्वाभिमान है। तो अहंकार को हम मानेंगे क्या है? दर्प। ठीक है, ये रहा अहंकार। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों इत्यादि जो शब्द है ना उसका संधि विच्छेद बनता है इति प्लस आदि। इति प्लस आदि, और यहाँ पे ये रहा हमारा इति प्लस आदि। तो ऑप्शन ग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इति प्लस आदि, और शब्द बन जाएगा इत्यादि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20वां हमसे क्या पूछ रहा है? आहूत का विलोम होगा। आहूत जो शब्द है ना उसका विलोम क्या बनेगा? पूछा गया है आहूत का विलोम क्या बनेगा? निमंत्रित बनेगा, आमंत्रित बनेगा, अनाहूत बनेगा या बुलावा बनेगा? पहले तो मैं आपको बता दूं आहूत का अर्थ होता है जिसको बुलाया गया हो, और अनाहूत का अर्थ होता है जिसको अन प्लस आहूत बुलाया न गया हो। तो यहाँ पे ना अनुपसर्ग जोड़ा गया है और आहूत शब्द यूं का यूं है।
तो आहूत क्या क्या आंसर बन जाएगा, अनाहूत क्या विलोम बन जाएगा, क्योंकि आहूत जिसको बुलाया गया हो और अनाहूत जिसको बुलाया ना गया हो। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 21वां और पूछ रहा है विलोचन का पर्यायवाची है। विलोचन का पर्यायवाची कौन सा है भाई, आंख है, दूत है, हनुमान है, गजेंद्र है। मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन है आज का ये कि विलोचन किसको कहा जाता है, आंख को कहा जाता है या दूत को कहा जाता है या हनुमान को या गजेंद्र को। 21वां क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आंख को ही कहा जाता है, लोचन, नयन, चक्षु। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, अगर ये पंक्ति है तो इसमें अलंकार कौन सा माना जाए, पीपर पात सरिस मन डोला। तो बताइए भाई कौन सा अलंकार माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, रूपक अलंकार या उल्लेख अलंकार। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा अलंकार है। देखिए, तो पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात पीपर के पत्ते की समान, सरिस आ गया ना, तो जहाँ पे सा से सी सरिस सदृश मिल जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, जल्दी से बताइएगा कौन सा है जो शुद्ध लिखा गया है। देखिए, ऑप्शन क की अगर बात करें तो बिल्कुल है, शुद्ध लिखा गया है। ख की बात करें शैक्षणिक गलत लिखा गया है, ग भी गलत लिखा गया, तो ऑप्शन घ हमारा बिल्कुल सही है, शैक्षणिक। ठीक है, शब्द आएगा शैक्षणिक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरूपदेश में संधि है। गुरूपदेश में कौन सी संधि है भाई, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या यण है। गुरूपदेश में संधि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सी संधि है। तो गुरु उपदेश में गुरु प्लस उपदेश दो शब्दों से मिलकर बनता है, दीर्घ संधि होती है और दीर्घ किसका भेद होता है, स्वर संधि का। किसका भेद होता है, स्वर संधि का। तो स्वर संधि है हमारा गुरु प्लस उपदेश में। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो आपके जो ऑप्शन है वही है सांप, गांव, दधी या खीर। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों जो शब्द दधी है ना वो तत्सम होता है। कैसे, क्योंकि इसमें ई की मात्रा छोटी और इकारांत शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं। हमने तत्सम तत्वों की शॉर्टकट की एक वीडियो ही बनाई है स्पेशल, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी कि 1 सेकंड में ही कैसे पता चले कि ये शब्द संस्कृत का है या हिंदी का या विदेशज। ठीक है, तो वो देख लेना जिसको नहीं देखी हो। उसके बाद चलते हैं शब्द चौराहा में कौन सा समास है। ये देखिए, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, चौराहा में समास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। तो चौराहा जो शब्द होता है ना दोस्तों, वहाँ पे द्विगु समास होता है, क्योंकि इसका विग्रह बनता है 4 रास्तों का समाहार समूह, जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हो तो द्विगु समास हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। अकल पर पत्थर पड़ना जो मुहावरा है उसका क्या अर्थ है, बताइएगा भाई क्या अर्थ है। ऑप्शन है प्रतिभावान होना, ऑप्शन में चारों आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऑप्शन ए है प्रतिभावान होना, और अभी उसके बाद है बुद्धिमान होना, उसके बाद है बुद्धिभ्रष्ट होना और उसके बाद मूर्ख होना। अकल पर पत्थर पड़ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए आपको लगता है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27वां, क्वेश्चन नंबर 27 का जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। तो अकल पर पत्थर पड़ने का आंसर हमारा जो बनेगा वो बनेगा बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होना, हम बोलते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसकी, तो अर्थात अकल पर पत्थर पड़ गए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे और क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या पूछा है देखिएगा भाई एक बार जल्दी। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख भरा हुआ था हीरों से। इस पंक्ति में अलंकार बताना है भाई कौन सा है। इस पंक्ति में क्या बताना है, अलंकार कौन सा है।
पंक्ति दोबारा देख लीजिए। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख भरा हुआ था हीरों से। अलंकार बताना है। ऑप्शन है रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति या उपमा। क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी से बताइएगा भाई कौन सा है। तो यहाँ पे ना अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बढ़ा चढ़ा के कहा गया कि इन काली जंजीरों से विधु को बांधा हुआ था, मणि वाले फणियों का मुख भरा हुआ था हीरों से। अर्थात यहाँ पे ये जो पंक्ति है ना, मणि वाले फणियों का मुख भरा हुआ था हीरों से, यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सर्प जो शब्द है ना, उसका पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी से देख के बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 29वां का आंसर क्या होगा। जत्था होगा, उरग होगा, पवित्र होगा या रस होगा। सर्प, अच्छा क्लू देता हूँ, सर्प बोलते हैं सांप को। ठीक है, आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में भी उसका पर्यायवाची ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 29वें का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29वां दोस्तों, सर्प का पर्यायवाची, सर्प बोलते हैं सांप को, और सांप को उर्ग भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। दोस्तों ये थोड़ा फास्टली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए, आपको पता चले कि एचएससी ने प्रीवियस में कितने कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे और कितने टॉपिक्स पूछे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी आज तक के एग्जाम हैं सभी का हम सॉल्यूशन करवाएंगे। एचएससी के जितने भी क्वेश्चन हिंदी के आज तक पूछे गए हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक ही सीरीज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा, बस देखते रहिए और सीखते रहिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, मूक का विलोम शब्द क्या होगा। मूक जो शब्द है ना, उसका विलोम क्या बनेगा। मूक का विलोम भाई क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से कोशिश कीजिएगा बस बताने की, मूक का विलोम क्या बनेगा। मूक बोलते दोस्तों जो बिल्कुल ना बोलता हो, तो मूक का बनेगा वाचाल। मूक का क्या बनेगा, वाचाल। तो ऑप्शन ख हमारा बिल्कुल सही होगा। 30 का बनेगा ऑप्शन ख, वाचाल। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज शब्द में समास है। चतुर्भुज जो शब्द है उसमें समास कौन सा है। ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया एचएससी के द्वारा चतुर्भुज शब्द का। यहाँ पे बहुरी ही समास होता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है चतुर्भुज शब्द। ठीक है, तो बहुरी समास हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। और क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अग्नि परीक्षा देना अगर मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या होगा। कठोर तप करना, दृढ़ निश्चय करना, साहसपूर्वक सामना करना या कठिन परिस्थितियों में पड़ना। अग्नि परीक्षा देना क्वेश्चन नंबर 32 आंसर क्या बनना चाहिए, जल्दी से देखिए दोस्तों क्या बनना चाहिए। अग्नि परीक्षा देना तो आंसर बना चाहिए इसका साहसपूर्वक सामना करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33वां। और क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग। यहाँ पे ज्यों तो लिखा हुआ है, और ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा गया दोस्तों कौन सा है, आपको बताना है कि उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, यमक है या उपमा है। तो दोस्तों मैंने बता रखा है अलंकार की एक वीडियो में, ये विरोधाभास अलंकार किसको बोलते हैं, जब कोई प्रकृति से विपरीत बोलने लग जाए। अब ये कह रहे हैं ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग, श्याम मतलब काला, भाई जैसे जैसे काला रंग बढ़ता जा रहा है ना वैसे वैसे वो उजला हो रहा है, त्यों तो उजला होए। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि श्याम रंग बढ़ने से तो मलिन होता है, उज्ज्वल थोड़ी ना होता है। उज्ज्वल तो अगर वो श्वेत रंग बढ़ता तो होता। तो यहाँ पे प्रकृति के विलोम बोला गया, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, विरोधाभास। ठीक है, विरोध चल रहे एक दूसरे का। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे। और क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं कि काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नींद में सोना, तेज दौड़ना, तीव्र दर्द होना या गायब होना। काफूर होना का आंसर क्या बनेगा, जल्दी देखिएगा भाई, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो काफूर होने का अर्थ होता है उड़नछू हो जाना, अर्थात गायब हो जाना। ठीक है, गायब होना इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, लगाम लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है। लगाम लगाना, ये देखिए मैं ऑप्शन आपके सामने रख देता हूँ। लगाम लगाना
लगाम लगाना का क्या अर्थ होगा? नियंत्रण करना, विरोध करना, रोक न लगाना या प्रकट करना। क्या होगा लगाम लगाने का? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 का आंसर क्या बनने वाला है? तो दोस्तों लगाम लगाने का आंसर होता है नियंत्रण में ले लेना, अर्थात नियंत्रण करना या नियंत्रण पा लेना। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा। उसके बाद चलते हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 36 है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना क्या आंसर होगा दोस्तों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का? तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। अनाड़ीपन करना, उपकार न मानना, स्वयं को हानि पहुंचा लेना या आत्महत्या करना। तो स्वयं को हानि पहुंचा लेना। आत्महत्या तो क्या है, कुल्हाड़ी तो मारी है ना, जान से नहीं मारा। तो ऑप्शन ग हमारा बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। और क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या पूछा जा रहा है? शुद्ध वर्तनी का चयन करो। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखिएगा भाई, यहाँ पे ना कुछ शब्द ऐसे हैं, 3 शब्द जो है शुद्ध लिखे गए, एक ही शब्द शुद्ध है, वो आपको बताना है कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4 शब्द हैं उनमें से अगर शुद्ध शब्द की बात की जाए तो वाणिज्यिक जो शब्द है वो शुद्ध है, बाकी ये वाणिज्यिक जो है वो गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो गया हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा सही रहेगा? व्याकरण का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा, व्याख्याता कहलाएगा, पंडित कहलाएगा या विद्वान कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहलाएगा वो आपको बताना है 38 का। तो दोस्तों वो कहलाएगा वैयाकरण। वैयाकरण। ठीक है, व्याख्याता हम एक प्रकार से लेक्चरर को बोलते हैं, पंडित हम विद्वान को बोलते हैं और विद्वान उसका पर्यायवाची यहाँ पे रखा ही है। तो व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण कहलाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 39 पे। और 39 में क्या पूछा गया? क्रियान्वित शब्द में समास कौन सा है? क्रिया के द्वारा अन्वित शब्द जो है उसमें समास पूछा गया है। तो 39 का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बनेगा, क्रियान्वित में समास कौन सा बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन क है वो बन जाएगा कर्मधारी है। ठीक है, क्रिया के द्वारा अन्वित जो शब्द है उसमें समास होगा कर्मधारी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो पूछ रहे हैं कि निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग ही नहीं लगा? जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40 में। तो दोस्तों अगर देखें तो अनुभूति में अनुपसर्ग है, अवगुण में अवउपसर्ग है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। तो चक्षु शब्द आंख के लिए होता है, चक्षु शब्द रूट वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड अर्थात रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे कोई उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है, तो हम कह सकते हैं चक्षु शब्द हमारा आंसर है। ऐसा ही शब्द पूछा गया है जिसमें उपसर्ग ना लगा हो। कच्ची गोटी खेलना मुहावरा है दोस्तों, इसका अर्थ आपको बताना है कौन सा होगा। 41 क्वेश्चन नंबर 41, कच्ची गोटी खेलने का अर्थ क्या होगा? कच्ची गोटी खेलना जल्दी से बताइएगा। तो कच्ची गोटी खेलने का अर्थ होता है काम में निपुण न होना। काम में निपुण न होना। अगर देखो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना भाई, कच्ची गोटी खेलना तो काम में निपुण न होना। अगर ये यहाँ पे होता ना कच्ची गोटी न खेलना तो इसका बनता है काम में निपुण होना। बोलते हैं ना कि मैंने कोई कच्ची गोटी नहीं खेली, अर्थात मैं काम में निपुण हूँ। और अगर वो कहता है कि इसने तो कच्ची गोटियाँ खेली, अर्थात ये काम में निपुण नहीं है। तो थोड़ा ध्यान देना, कई बार ना वो न खेलना करके देखता तो आप ना गलती कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, रस बताना है भाई, और पंक्ति भी आगे ही दी हुई है 42 की ये रही। इसमें रस आपको बताना है। वर्दंत कपि पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोल नकी चपला चपके धन बीज जगे छवि मोतिन माल अमोलन की धुंधरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपाल की निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लल। अच्छा, ये श्री कृष्ण जी के बारे में सारा वर्णन चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रस जहाँ पे पूछा जाए
अगर वो भगवान का वर्णन हो तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर एक प्रकार से भगवत भक्ति रस है। और अगर वो दो व्यक्तियों के बीच में जैसे राजा रानी वगैरह का श्रृंगार का वर्णन कर रखा तो हम कहेंगे श्रृंगार रस है। मगर यदि बच्चे का वर्णन हो तो वात्सल्य रस होता है। और मैंने कहा था अगर किसी भगवान का वर्णन हो और वो भगवान बच्चे के रूप में दिखाया गया हो ना, तब भी हम उसको वात्सल्य ही मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वात्सल्य रस हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, वैसे भी श्री कृष्ण जी के बचपन का जब भी वर्णन होता है वात्सल्य रस ही होता है। और लगभग ऐसे ने जब भी रस का क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी का वर्णन ही किया है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। और क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है व्युत्पत्ति में संधि कौन सी है। तो व्युत्पत्ति में संधि कौन सी है दोस्तों, यण संधि होती है, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द बनता है वो वी प्लस उत्पत्ति बनता है। ठीक है, क्या बनता है, वी प्लस उत्पत्ति। ठीक है, अर्थात उस तरफ क्या होगा, ऊ। तो जो ई है ना वो किस में बदल जाती है, य में। शब्द रह जाता है वह आधा ये और ऊ की मात्रा लग जाती है उत्पत्ति में। ठीक है, तो हमारा शब्द बन जाता है व्युत्पत्ति। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये रहा व्युत्पत्ति। ठीक है, तो हमारा यण संधि आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, और कोई उपसर्ग पूछ रहे तो क्या हो जाएगा, वी उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला। भाई किसी भी वस्तु में छोटी से छोटी खराबी को जो ढूंढता है उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, छिद्रान्वेषी कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, या दार्शनिक कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहा जाता है छिद्रान्वेषी। क्या कहा जाता है, छिद्रान्वेषी, बिल्कुल छोटी छोटी गलतियों को ढूंढने वाला। उसके बाद बात करते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करो। क्वेश्चन नंबर 45, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, बताइएगा भाई कौन सी है। ये शब्द कम से कम भी 15 से 17 बार पूछा गया है भाई HSC में, 15 से 17 बार। और यहाँ पे ना मैं बता दूं, आशीर्वाद शब्द ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद शब्द, अर्थात हमारा ऑप्शन गया बिल्कुल सही होगा, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं भाई। ठीक है, तो आशीर्वाद। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, वह सबसे तेज दौड़ता है, वह सबसे तेज दौड़ता है में आंसर क्या बनेगा, सबसे जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है, ये पूछा गया। और ऑप्शन दिए गए हैं गुणवाचक विशेषण, प्रविशेषण, अति विशेषण, या संख्यावाचक विशेषण। वह सबसे तेज दौड़ता है। अब आपको बताना है 46 में, पहली बात तो वह तेज दौड़ता है, यहाँ पे जो दौड़ना है ना, ये जो सबसे और तेज, ये दौड़ने की विशेषता है। तो पहली बात तो ये क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे पूछा गया ना रेखांकित शब्द में विशेषण बताना, तो यहाँ पे इसको क्या लिखना चाहिए था, क्रिया विशेषण बताना है। तो मगर फिर भी आप समझ गए होंगे कि क्रिया विशेषण का भेद ही है। तो बताइएगा कौन सा है, 46, क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पर विशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए वो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है, और जो विशेषता की विशेषता बताए वो परिविशेषण होता है। देखिए दौड़ना है क्रिया, तो तेज दौड़ना है, तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण, मगर तेज भी कितना, सबसे, दैट मीन्स परिविशेषण। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दयालु शब्द का विलोम क्या बनेगा, दयालु शब्द का विलोम। 47, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया भाई दयालु शब्द का विलोम में क्या बनेगा, बताइए भाई क्या बनेगा दयालु शब्द का विलोम। दयालु शब्द का विलोम बनेगा निर्दयी। क्या बनेगा, निर्दयी बनेगा भाई दयालु शब्द का विलोम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पितृनुमति शब्द की संधि है, संधि कौन सी है पितृनुमति में, ये बताना है। पितृनुमति 48, क्वेश्चन नंबर 48, बताओ भाई जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है कि कौन सी संधि है पितृनुमति में। दोस्तों यहाँ पे शब्द बनता है पितृ प्लस अनुमति, अर्थात उस तरफ क्या होता है अ, उस तरफ क्या रहेगा अ, और री अगर इस तरफ है, ठीक है, अगर इस तरफ री है या ई है या ऊ है तो हमारी संधि कौन सी होती है, यण।
मैंने आपको ना एक वीडियो बना रखी है, उसमें यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, इन सभी संधियों के बारे में बताया कि गुण कब होती है, यण कब होती है, अयादि शॉर्ट ट्रिक्स बताइए एक एक सेकंड की, वो देख लेना। अगर ई उ री, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी कर देता हूँ, चलो व्याख्यान। देखो ये है प्लस का निशान, अगर प्लस के निशान से ई है, उ है, री है, तब तो है ये यण संधि। और अगर ये ई उ री इस तरफ है प्लस से ई उ री, तो ये कौन सी है, गुण संधि। ये कौन सी है, गुण, ये तो है गुण, ये कौन सी है, गुण। और अगर ये प्लस के निशान से इस तरफ है तो ये कौन सी है, यण। तो यहाँ पे ई उ री इस तरफ आएगा क्योंकि त्रि का त्र बन चुका है, तो शब्द क्या रहेगा, हमारी यण संधि। तो संधि कौन सी आएगी यहाँ पे, यण। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 में तत्सम शब्द पूछा गया, भाई कौन सा है, तो बताइएगा तत्सम शब्द कौन सा है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि साफ दिखाई दीजिए। तत्सम शब्द बताइएगा भाई कौन सा है, रात है, परछाई है, कोयल है या ओदश है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 49 है भाई, देखिएगा जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है। बड़ा आसान है दोस्तों। क्यों आसान है, क्योंकि आपने पढ़ाई होगा, ये सब पढ़ लिया, बट ये ओदश शब्द कभी देखा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ओदश शब्द हमारा क्या है, तत्सम है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, और ये भी काफी पूछा गया, ग्रामवासी शब्द में समास बताइए। ग्रामवासी जो शब्द है उसमें समास कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 भाई देखना है एक बार, क्वेश्चन नंबर 50 में ग्रामवासी में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है। तो दोस्तों बड़ा ही आसान है, ग्रामवासी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष। तो दोस्तों आज के लिए 50 क्वेश्चन, क्योंकि हम वीडियो को बड़ी नहीं बनाना चाहते, हम सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे एचएससी के आज तक जो भी पूछे गए हैं। बस देखते हैं आप इस वीडियो को कितना प्यार देते हो, कितना लाइक करते हो और शेयर करते हो। अगर आपके ये काम की है और आपको लगा है कि हाँ बिल्कुल मेहनत सही दिशा में है, तो शेयर कर दीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।